बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो फ़िज़िक्स के ऊपर है, यूनिट 3 या 9th क्लास का डायनामिक्स। आज हमने लेक्चर नंबर 10 करना है इसका। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आज हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कम्प्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखें जो क्वेश्चन नंबर 3.2 है। जो 3.1 क्वेश्चन नंबर था वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसके अंदर, जो मैंने ऑलरेडी मेरा जो लेक्चर नंबर 9 है उसके अंदर करवाए थे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3.2 से शुरू करना है जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो देखें जो क्वेश्चन नंबर 3.2 है, जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, वो क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, इन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए वो बोल रहा है। इसमें से जो पार्ट 1 है इसका, उसमें क्या है, इनर्शिया। तो इनर्शिया को जो है वो डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो देखें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर इनर्शिया के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे लिख के दूंगा कि आपने एग्जाम में कैसे लिखना है, ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को जो ब्रीफली चाहिए कि आप लोगों को समझना है, तो फिर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जो है वो उसको फॉलो करें। तो इनर्शिया की डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की, जिस कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो स्टेट ऑफ रेस्ट के अगेंस्ट अगर हम कोई एक्शन करें, ठीक है, उसको मोशन करने के लिए एक्शन करें तो उसको रेजिस्ट करता है। या अगर वो जो है मोशन के अंदर है, अगर हम उसको रोकना चाहें किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जितने भी लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कम मैस होता है, ठीक है, उनका इनर्शिया जो होता है वो कम होता है, और जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होता है। आपने ये चीज़ इसके अंदर जो है वो लिखनी है। इसके बाद इसका पार्ट सेकंड देखिए, उसमें वो क्या पूछ रहा है, मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी मोशन की क्वांटिटी होती है, जो उसके अंदर मौजूद होती है, उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से, उसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, या इसको न्यूटन सेकंड भी बोलते हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करवाई हुई हैं। इसके बाद जो पार्ट 3 है उसमें वो पूछ रहा है फोर्स। तो आप लिखेंगे, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव्स स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को मूव करती है, या उसको रोकती है, या मूव करने की कोशिश करती है, या उसको रोकने की कोशिश करती है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो भी चेंज होती है, ठीक है, या चेंज की जा सकती है। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने जिसको डिस्कवर किया था, और उसको कैपिटल एन से जो है वो डिनोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो जो पार्ट नंबर 4 है उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, तो इसमें आप लिखेंगे, ये देखें लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने फ्रिक्शन के बारे में जो ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें आप लिखेंगे, अ फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब मोशन के अंदर होती है, तो ऐसी फोर्स जो उसकी मोशन के अगेंस्ट आती है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5, उसमें वो कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, देखिए मैंने लेक्चर नंबर 8 के अंदर आप लोगों को जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है। तो इसमें आप लिखेंगे, इज अ फोर्स विच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को जब वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा होता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है वो क्या कर रहा होता है, सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ये हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट करती है, जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो मूव कर रही होती है ना, उसके परपेंडिकुलरली एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर। तो ये मैंने लेक्चर नंबर 8 के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 3.3 है, उसमें वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। अब वो कुछ डिफरेंस पूछ रहा है दो चीज़ों के बारे में। इसमें जो पार्ट 1 है उसमें कह रहा है मैस एंड वेट। मैस और वेट के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, तो आप लिखेंगे, मैस इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, वाइल वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटी एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। जो मैस होता है बेसिकली ये अमाउंट ऑफ मैटर होता है, ठीक है, मादे की अमाउंट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर कितना मादा होता है, कितना मैटर होता है, उसको बोलते हैं मैस। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसकी सिर्फ जो है ना वो यूनिट होती है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो वेट होता है, ये वेट बेसिकली फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, जो ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर एग्जर्ट कर रही होती है ना, उसको खींच रही होती है, उसको बोलते हैं वेट, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ग्रेविटी आ गई है, और ग्रेविटी की जो कशिश होती है वो टुवर्ड्स अर्थ होती है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन भी होती है। मैस की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है, लेकिन जो ग्रेविटी होती है ये होती है न्यूटन, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 देखें, उसमें वो पूछ रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब एक्शन और रिएक्शन में क्या डिफरेंस है।
तो देखें इसके आंसर में आप लिखेंगे whenever two bodies interact with each other, the force exerted by the first body on the second is called action. The force exerted by the second body on the first body is called reaction. The action and reaction are equal but opposite. ठीक है, एक्शन क्या है बेसिकली, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो जो पहली बॉडी जो रिएक्ट करती है, जो एक्शन करती है, उसको बोलते हैं एक्शन। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो दूसरी बॉडी रिएक्शन देती है, ठीक है, जो उसके पहली बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको बोलते हैं रिएक्शन। ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, आप क्या करते हैं, एक बॉल जो है वो थ्रो करते हैं टू अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, दीवार के ऊपर जो आप बॉल फेंकते हैं, तो आपने क्या किया, बेसिकली बॉल जो उधर गई है, उसने जब वो दीवार से टकराती है तो वो क्या करती है, एक्शन करता है, वो फोर्स एक्सर्ट करता है उस दीवार के ऊपर। अब दीवार जो है उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन देता है। ठीक है, और जो गेंद होता है उसको क्या करता है, बैकवर्ड जो है हमारे पास आती है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। तो जो गेंद ने रिएक्शन, तो जो गेंद ने एक्शन लगाया होता है बॉल के ऊपर, जब वो स्ट्राइक करता है, एक्शन करता है, फोर्स लगाता है, उसके अगेंस्ट दीवार जो है, वॉल जो है, वो रिएक्शन फोर्स लगाती है और बॉल जो है वो वापस आ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, बाउंस बैक हो जाता है बेसिकली। ठीक है, ये एक्शन होता है और ये रिएक्शन होता है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, उसमें वो क्या कह रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें हम लिखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर सरफेस विद अ वर्किंग फ्लोर इन बिटवीन द टू बॉडीज। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बेसिकली क्या मतलब होता है कि वो फ्रिक्शन होती है जो एक्सर्ट होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो स्लाइड करता है किसी दूसरी सरफेस के ऊपर। ठीक है, मूव करता है, स्लाइड करता है। लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो इस तरह की नहीं होती। रोलिंग फ्रिक्शन किस तरह की होती है, रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन एक्सर्ट हो रही होती है वो ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रोल ओवर कर रहा होता है। ठीक है, उसके ऊपर घूम रहा होता है। स्लाइडिंग में वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, आगे पीछे। रोलिंग में वो रोल कर रहा होता है। ये दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है। स्लाइडिंग में आप एग्जांपल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बॉक्स, दो बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और ऊपर वाला बॉक्स है उसको आप जब स्लाइड करते हैं, पुश करते हैं, मूव करवाते हैं फॉरवर्ड, तो वो होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग में आप लिखेंगे कि जब भी टायर और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है, अब टायर क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फ्रिक्शन जो है उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास, तो वो है क्वेश्चन नंबर 3.4। इसमें है व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो देखिए इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे। अब लॉ ऑफ इनर्शिया जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मेरा यूनिट नंबर 2 के अंदर मैंने पढ़ाया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब लिखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू इट, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल सम नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। या आप लिखेंगे इफ अ बॉडी इज इन मोशन will remain in motion until some net forces act on it। मतलब कहने का क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि अगर एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर है तो वो हमेशा रेस्ट के अंदर ही रहेगी। ठीक है, अनलेस कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें, या अगर एक बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट के अंदर ही रहेगा, मोशन के अंदर ही रहेगा, अनलेस कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए, नेट फोर्स जो है वो अप्लाई की जाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड है नेट फोर्स, वो क्या है, व्हाट इज नेट फोर्स। तो आप लिखेंगे नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो नेट फोर्स का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मोर देन टू फोर्सेज अप्लाई कर रही होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, उनका जो नेट आंसर होता है, ठीक है, वो नेट फोर्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3.5। इसमें वो कह रहा है वाई इज इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ ए बस। मतलब बस का जो रूफ है, छत है, उसके ऊपर ट्रैवल करना क्यों डेंजरस है, ये बात पूछ रहे हैं हमसे। तो देखिए इसका आंसर में इट इज़ डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ ए बस बिकॉज, अब लिखेंगे क्यों डेंजरस है, जब भी हम बस के छत के ऊपर ट्रैवल करें तो क्यों डेंजरस है। होता क्या है, जब ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करेगा, सडन ब्रेक अप्लाई करेगा, तो क्या करेंगे, देखें आपके जिस्म के दो हिस्से हैं, एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है। जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा आपका, ठीक है, वो क्योंकि आप बस के साथ अटैच है वो आपका, ठीक है, क्योंकि बस की छत के ऊपर आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, ठीक है, तो बस की बॉडी के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है कि जिस तरह बस रिएक्ट करेगी इस तरह ही वो भी रिएक्ट करेगा। तो जब ड्राइवर जो है सडन ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है, तो आपका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो बस के साथ अटैच है, वो क्या करेगा, वो भी इमीडिएटली रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि बस जो है वो भी रेस्ट में आ गई, उसकी स्पीड जो है मोशन हो गई है, और आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन आपका जो अपर पार्ट होगा, आपका ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो जिस्म का हिस्सा होगा, क्योंकि वो बस के साथ अटैच नहीं है और वो ऑलरेडी मोशन में था, मूव कर रहा था वो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू मूवमेंट उसकी रहेगी, उसकी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, स्ट्रेट लाइन में वो मूव करता रहेगा ड्यू टू इनर्शिया। उससे आप क्या होगा कि आपके लिए डेंजर है, आपके लिए ये खतरा हो सकता है कि आप जो है वो फॉरवर्ड
डायरेक्शन में मूव कर जाएं और आगे गिर के तो वह इंजर्ड हो सके। इसलिए आपको बस के जो छत होता है उसके ऊपर ट्रैवल करना जो है वो डेंजरस होता है। लेकिन इसमें है कि अगर आप किसी स्पोर्ट को आपने पकड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल छत के ऊपर, ठीक है, उसकी साइडों पे आपने उसकी ग्रिल को फॉर एग्जाम्पल पकड़ा हुआ है तो फिर और बात है। अगर आपने ग्रिल को नहीं पकड़ा हुआ तो आपका जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा वो ड्यू टू इनर्शिया स्ट्रेट लाइन में मूव भी करता रहेगा और आप जो है वो फॉल कर जाएंगे फॉरवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.6 है, इसमें वो कह रहा है व्हाई डज द पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। वो कह रहा है कि जब बस टर्न लेती है तो जो पैसेंजर उसके अंदर बैठा होता है वो मूव आउटवर्ड क्यों मूव हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर सेम वही है। इसके आंसर में अब लिखेंगे व्हेन अ बस ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सडनली टेक्स अ टर्न, मतलब जब बस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है और सडन जो है वो टर्न लेती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये हमारे पास बस है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे होंगे उनकी जो डायरेक्शन है पैसेंजर्स की, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ बस के जो है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है तो जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, उनकी भी इनर्शिया जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, उनकी जो मूवमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में जो है वो ड्यू टू इनर्शिया वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे। अब बस क्या करती है, सडन जो है वो टर्न लेती है, चेंज करती है अपनी डायरेक्शन। अब बस की डायरेक्शन ये होगी, बस ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, लेकिन पैसेंजर्स की ड्यू टू इनर्शिया मूवमेंट क्या है स्ट्रेट लाइन में ये, ठीक है, पैसेंजर इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होंगे फॉर द टाइम बीइंग। अब ऑल्दो बस ने ऐसे टर्न लिया, पैसेंजर की डायरेक्शन ऐसी है, इसलिए पैसेंजर क्या करते हैं, मूव आउटवर्ड होते हैं। तो आप लिखेंगे व्हेन अ बस ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर सिटिंग इन द बस टेंड्स टू कंटिन्यू हिज मोशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया। तो जिसके अंदर बस के अंदर जो पैसेंजर बैठा होगा वो अपनी उसकी जो मोशन है वो डायरेक्शन जो है उसकी स्ट्रेट ही कंटिन्यू रहेगी ड्यू टू इनर्शिया। दिस इज द रीजन पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन बस टेक्स अ टर्न। यही रीजन है कि जो पैसेंजर उसके अंदर बैठे होते हैं वो जो है वो फॉरवर्ड जो है वो उनकी जो है वो फॉल करते हैं क्योंकि जब बस जो है वो टर्न लेती है। तो अब ये 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.7 है, इसमें वो कह रहा है हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। चेंज ऑफ मोमेंटम से आप फोर्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर में देखें, मेरा जो लेक्चर नंबर 6 है उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा इधर लिख के बताऊंगा कि कैसे आपने आंसर देना है। अगर आप लोगों को इसकी डिटेल चाहिए तो मेरा लेक्चर नंबर 6 को है उसको जाकर पढ़ें। तो इसमें देखिए आप लिखेंगे कंसिडर अ मैस, कंसिडर कार ऑफ मैस m ट्रैवलिंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। अब क्या होता है, एक गाड़ी है फॉर एग्जांपल एक कार है, उसका मैस m है, वो vi वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। ड्राइवर क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, उसका जो है ना पैडल प्रेस करता है। जब वो पैडल प्रेस करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है गाड़ी में, गाड़ी थोड़ी तेज़ हो जाती है और वो सेम डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में वो गाड़ी जा रही होती है। अब होता क्या है, उस एक्सेलरेशन की वजह से उस कार की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है और वो vf बन जाती है जो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक हो गया अब यहाँ तक क्लियर। अब देखें जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसके ड्राइवर का जो है वो पैडल प्रेस करने से पहले, फोर्स लगाने से पहले इनिशियल मोमेंटम जो होगा उसको बोलेंगे p1, तो वो इज इक्वल टू होगा mvi। ठीक है, mv होता है ना मोमेंटम, तो vi मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी वो उसका मोमेंटम हो गया, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम जो होगा उसका इज इक्वल टू p2, वो इज इक्वल टू हमारे पास होगा mvf। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम आफ्टर अप्लाइंग एक्सेलरेशन। अब देखें, अब जो है चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया p2 माइनस p1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारे पास था mvf माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था mvi। तो यहाँ से देखें जो हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है मोमेंटम के अंदर, क्योंकि उसने कहा है ना चेंज ऑफ मोमेंटम, तो टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू m जो है मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने t से जो है वो डिवाइड किया, इधर राइट साइड पे मैंने जस्ट जो है वो m को कॉमन ले लिया, बाय लिख लिया। अब देखिए हमारे पास तो हमको मालूम है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया ma। और जो है देखें अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें f इज इक्वल टू क्या होता है ma। इसका मतलब हो गया कि ये बन गया हमारे पास p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू f। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ बॉडी जो है वो हमारे पास आ गई। तो आप लिखेंगे, ठीक है, सो वी कैन डिफाइन फोर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन एज when a force acts on a body it produces an acceleration in the body and that force will be equal to the rate of change and momentum of the body। मतलब जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस बॉडी के अंदर, और वो जो फोर्स होती है जो हमने अप्लाई की होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उस बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसकी इक्वल होती है, ये देखिए हमने प्रूफ भी किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स जो हमने अप्लाई की थी।
तो ठीक है, इसमें देखें हमारे पास जो ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का वो न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ये रिलेट करना है, ये रिलेशन आपने बनाना है फोर्स का और चेंज ऑफ मोमेंटम का, ये आपसे वो पूछ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.8 है, उसमें वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द टेंशन इन अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। तो वो कह रहा है कि जो टेंशन है एक रोप के अंदर, एक रस्सी के अंदर, वो क्या होगी अगर उसको दो अपोजिट फोर्सेस दोनों साइड से जो है वो 100 न्यूटन की फोर्सेस जो है वो खींच रही हैं आपस की तरफ। ठीक है, तो वो क्या होगी। तो देखें इसका आंसर में मैंने ये जो है आपको लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी करवाया था, इसके अलावा जो मेरा लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 9 उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर भी था, उधर भी मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं दोबारा कर देता हूँ। ये देखिए एक स्टैंड है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, इस स्टैंड के साथ ये हमने स्ट्रिंग लगाई हुई, स्ट्रिंग के नीचे हमने ब्लॉक लगाया हुआ है। तो अब देखें तो ये जो वेट ऑफ ब्लॉक है ये एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। ठीक है, इस तरफ इसकी डायरेक्शन है। और जो स्ट्रिंग है टेंशन है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एक्ट कर रही है अपवर्ड, इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन ये है। आप देखें दोनों फोर्सेस 100 न्यूटन ईच हैं, तो इसका मतलब है कि टेंशन ऑफ स्ट्रिंग जो है एक्ट अपवर्ड जो कर रही है वो इक्वल्स टू द वेट ऑफ ब्लॉक जो एक्ट डाउनवर्ड कर रहा है, वो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो अब देखेंगे कि ब्लॉक जो है वो इज एट रेस्ट पे है, जिसका क्या मतलब होगा कि टेंशन जो है वो कितनी हमारे पास 100 न्यूटन है और जो वेट है वो भी कितना हमारे पास 100 न्यूटन है। ठीक है, तो टेंशन और जो वेट है ये दोनों 100 न्यूटन होंगे, तो ब्लॉक जो है वो एट रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक हो गया। अब हमसे वो सिर्फ टेंशन पूछ रहा है, तो टेंशन हमारा कितनी आई, सिर्फ 100 न्यूटन है। तो अब लिखेंगे टेंशन इन अ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू इक्वल फोर्सेज ऑफ 100 न्यूटन ईच इज आल्सो 100 न्यूटन। अब वो सिर्फ हमसे टेंशन पूछ रहा था, टेंशन तो 100 न्यूटन है। ठीक है, जो दूसरी फोर्स है जो अपोजिट लग रही है वो भी 100 न्यूटन है, लेकिन हमसे उसने सिर्फ टेंशन पूछा था, ये आपने क्लियर रखना है। तो टेंशन 100 न्यूटन ही होगी, तो आप इसके आंसर में ये लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.9 है, उसमें वो पूछ रहा है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज अ बॉडी मूव। अब उसका बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, तो एक बॉडी जो है एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कैसे करता है अगर ये दोनों इक्वल हैं। तो अब इसके आंसर में लिखेंगे, ठीक है, आंसर में लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी whenever two bodies interact with each other the force exerted by the first body on the second is called action, the force exerted by the second। मतलब क्या कहना है कि आपने लिखना है कि जो एक्शन और रिएक्शन होती हैं ये एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होते। जो पहली बॉडी होती है वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है दूसरी के ऊपर, उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स या उसको बोलते हैं एक्शन, और जो दूसरी बॉडी होती है जो उसके बदले में उसको रिएक्ट कर रही होती है उसको बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट ये एक बॉडी के ऊपर नहीं हो रहे, तो इसमें दो बॉडीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखेंगे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसके अगेंस्ट जो है ये 10 न्यूटन की जो है वो एक्ट कर रही है। तो अब देखें नेट फोर्स कितनी है, 0, तो नो मूवमेंट होगी। अब उसने जो क्वेश्चन में बताया यहाँ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तब होता है अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो फिर मूवमेंट नहीं होती, लेकिन हमारे एक्शन और रिएक्शन में ऐसे नहीं होता। एक्शन रिएक्शन में दो बॉडीज होती हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। अब ऑब्जेक्ट 1 क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर कर रहा है फोर्स, उसको बोलते हैं एक्शन फोर्स। अब ऑब्जेक्ट 2 जो है वो रिएक्शन फोर्स दे रहा है इस डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। दोनों 10 न्यूटन की है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर वो कितनी है, 10 न्यूटन है, जो उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट 2 की रिएक्शन है ना वो इसके ऊपर 10 न्यूटन है, जिसका मतलब है ये मूव करेगा। इस तरह जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है, वो भी 10 न्यूटन है, इसका मतलब है ये भी मूव करेगा। जब नेट फोर्सेज 0 होती हैं तब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता, लेकिन हमारे एक्शन और रिएक्शन के केस में दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, दो बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं और दोनों के ऊपर जो है वो नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका आंसर आ रहा होता है, इसलिए वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो सबसे पहले आप पैराग्राफ में लिखेंगे, उसको बताएंगे एक्शन और रिएक्शन के लिए दो बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली बॉडी जो दूसरी के ऊपर फोर्स लगा रही होती है उसको एक्शन फोर्स बोलते हैं, जो दूसरी पहली के ऊपर रिवर्स कर रही होती है वो रिएक्शन होती है। तो अब लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज दैट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सो दे डोंट कैंसल आउट, इन फैक्ट दे ऑफन रिजल्ट इन अ मोशन। तो अब लिखेंगे क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज इक्वल और अपोजिट होती हैं लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती हैं, इसलिए ये कैंसल आउट नहीं करती, इसलिए ये क्या करती हैं, रिजल्ट इन मोशन करती हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपने इसका जो है वो आंसर देना है। तो अब नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3.10 है, उसमें पूछ रहा है अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट इफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज कार्ट मूव। अब सेम वही जो लास्ट 3.9 वाला है वही सेम इसने दोबारा पूछ लिया है कि एक हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल करता है, तो एक्शन और रिएक्शन जब इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो कार्ट जो है वो मूव कैसे करता है। अब इसके आंसर में लिखेंगे एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी।
द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉर्स ऑन द रोड बाय हिज फीट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स। अब इस केस में हॉर्स और कार्ट वाले केस में जो एक्शन फोर्स होगी वो हॉर्स जो होगा ना, जो घोड़ा होगा, जब वो अपने फीट को ज़मीन के साथ लगाएगा, उसको पुश करेगा, वो जो होगी वो एक्शन फोर्स जो होगी वो ज़मीन के ऊपर लगाएगा। तो ज़मीन उसका जो होती है या रोड जो उसकी होगी अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स जो है वो लगाएगी, उससे क्या होगा, जो हॉर्स है वो मूव करेगा। अब कार्ट क्योंकि हॉर्स के साथ अटैच है, हॉर्स के साथ बंधा हुआ है, अब हॉर्स क्योंकि मूव हो रहा है ड्यू टू रिएक्शन फोर्स ऑफ अर्थ या रिएक्शन फोर्स ऑफ रोड, उसकी वजह से कार्ट भी क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि वो टाइड है हॉर्स के साथ। तो ये 3 पैराग्राफ आपने इसके अंदर लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.11 है, इसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके आंसर में आप लिखेंगे, देखें मेरा जो लेक्चर नंबर 6 है वो पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, अगर आप इसके बारे में ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली मेरा लेक्चर नंबर 6 देखें। तो इसमें आप लिखेंगे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी बाहर से फोर्स एक्ट ना करे, बाहर से कोई भी फोर्स ना आए उस सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम होता है ना किसी भी इवेंट होने से पहले, जो टोटल मोमेंटम होता है सब बॉडीज़ का जो इस सिस्टम के अंदर होती हैं, वो क्या होता है, इक्वल होता है। कब? फाइनल मोमेंटम का, जितनी भी बॉडी उस सिस्टम के अंदर होती हैं उन सब का जो फाइनल मोमेंटम होता है उसके इक्वल होता है। मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज बिफोर एन इवेंट विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज आफ्टर एन इवेंट। मतलब टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। इनिशियल भी सेम रहता है, बिफोर इवेंट भी सेम रहता है और आफ्टर इवेंट भी सेम ही रहता है, वो में चेंज नहीं होता, अनलेस कि उसके ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स आके ना अप्लाई करे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.12 है, उसमें मैं कह रहा है व्हाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो भी हमने देखा वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, अब देखें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है ना, ये ऑलमोस्ट हर बॉडीज़ के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है, अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके एटम्स जो हैं, आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं, आपके इवन हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, आपकी गाड़ियाँ, आपकी इवन ट्रेनें, आपकी हर चीज़ के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल ऑन ऑल बॉडीज इंक्लूडिंग एटम, मॉलिक्यूल्स और इवन हैवी ऑब्जेक्ट्स। फिर आप लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैज़ वास्ट एप्लीकेशन। मतलब जो इसकी एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो गन है, जब गन फायर होती है, गन का और बुलेट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, गन और बुलेट जो है सामने मूव करती है, गन जो है रिकॉइल करती है, उसका प्रिंसिपल भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसके अलावा आपके जो रॉकेट्स हैं और जेट इंजन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेस के ऊपर जो है वो फ्लाई करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो इस ये दो पैराग्राफ आपने इसके अंदर जो है वो लिखने हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑलमोस्ट हर बॉडीज़, हर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। फिर आपने बताना है कि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल गन एंड बुलेट, फॉर एग्जांपल रॉकेट एंड जेट इंजन्स, ये सारे प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जो है वो काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.13 है, उसमें वो कह रहा है When a gun is fired, it recoils. Why? अब यही वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, बेसिकली वो पूछ रहा है कि जब भी हम गन फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ क्यों मूव होती है। रिकॉइल्स का मतलब होता है गन पीछे की तरफ जो होती है ना, थोड़ी सी मूव होती है, आपको जो झटका सा लगता है वो क्यों लगता है। तो देखिए इसके बारे में मैंने ब्रीफली पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6 के अंदर। तो इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल मोमेंटम बिफोर एन इवेंट जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर एन इवेंट। सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको बताएंगे कि होता क्या है। फिर आप लिखेंगे इन केस ऑफ गन फायर टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब देखें जब गन फायर होता है ना, फायर होने से पहले, फायर इवेंट है, तो वो इवेंट अक्रन से पहले जो टोटल मोमेंटम होता है ना गन का और बुलेट का, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, वो मोशन में नहीं होती। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से उनका मोमेंटम भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये फायर होने से पहले। लेकिन जब फायर होता है, जब बुलेट जो है वो फायर किया जाता है, ठीक है, जब गन का ट्रिगर प्रेस किया जाता है तो जो बुलेट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम क्या था, ज़ीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो जब बुलेट सामने की तरफ मूव करती है तो गन क्या करती है, बैकवर्ड मूव करती है टू मेक इट टोटल मोमेंटम ज़ीरो। समझ रहे हैं आप। लेकिन उसकी जो मूवमेंट होती है बैकवर्ड जो होती है, रिकॉइल होती है, वो कम होती है क्योंकि उसका मैस ज़्यादा होता है। बुलेट का मैस कम होता है इसलिए वो तेज़ स्पीड के साथ आगे जाती है, लेकिन गन जो होती है उसका मैस ज़्यादा होता है इसलिए वो थोड़ा रिकॉइल करती है, थोड़ा मूव करती है बैकवर्ड। तो अपने पास यही लिखना है, ठीक है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड टू कंजर्व मोमेंटम गन रिकॉइल्स। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो बनाने के लिए गन क्या करती है, रिकॉइल करती है, बैकवर्ड मूव करती है। ठीक है, इसलिए आपको नेगेटिव जो है वो साइन मिलता है वहाँ पे।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.14 है, उसमें वो कह रहा है डिस्क्राइब टू सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। दो सिचुएशन बताएं जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी ज़रूरत होती है। इसमें तो बहुत सारी इसकी चीज़ें आप आंसर में लिखेंगे। देखें, मेरा जो लेक्चर नंबर 7 है वो फ्रिक्शन के ऊपर है, वहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है इसकी एप्लीकेशंस, इसके एडवांटेजेस पढ़ाए हुए हैं। तो देखें, सबसे पहले लिखेंगे वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर। तो कहाँ पे ज़रूरी होती है? ऑलमोस्ट हर चीज़ में ही ज़रूरी होती है। आप लिख नहीं सकते अगर पेन और पेपर के दरमियान में फ्रिक्शन ना हो। इसके बाद देखें, आप जब ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर चलते हैं तो आपको स्मूथली मूव करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। इसके बाद देखें, जब भी गाड़ी की ब्रेक सप्लाई होती हैं तो उनको जो है प्रॉपर वर्क करने के लिए जो है वो फ्रिक्शन की ज़रूरत। ठीक है, तो आप ये 3 पॉइंट्स जो है इसके अंदर लिख दें। बस शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट इसके अंदर काफ़ी होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.15 है, इसमें वो पूछ रहा है हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन। अब वो कह रहा है कि जब भी मूविंग जो मशीन होती है उसके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनको ऑयल लगाएं, ठीक है, उनको ग्रीस वगैरह जब हम करते हैं ना तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। क्यों? तो अब इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे? देखें, मैं आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 के अंदर इसके बारे में भी जो है वो ब्रीफली जो है वो पढ़ा चुका हूँ। तो आप लिखेंगे नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। तो देखें, कोई भी सरफेस जो होती है ना वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना बिटवीन टू सर्फेसेज, जिनकी वजह से उनके अंदर फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन पाई जाती है, उसको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। अगर आप लोगों को कोल्ड वेल्ड्स के बारे में ब्रीफली देखना है तो मेरा लेक्चर नंबर 7 है, वहाँ पे मैंने इनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है विद डायग्राम, आप वहाँ पे जाके देख लें। कोल्ड वेल्ड बेसिकली ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से दो सरफेस के दरमियान में क्या होती है, मोशन जो है वो रिकावट होती है, फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आप लिखेंगे कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। जो दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ होती हैं, उनके दरमियान में जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं वो फ्रिक्शन कॉज करते हैं। आप लिखेंगे दीज कोल्ड वेल्ड्स रेजिस्ट सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग एंड प्रोड्यूस फ्रिक्शन। इन कोल्ड वेल्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्लाइडिंग में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं और एक्सेलरेशन उसकी वजह से जो है वो आती है। अब लिखेंगे व्हेन एन ऑयल इज फेड इन बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस इट कॉजेज देम टू स्मूथ देयर कोल्ड वेल्ड्स। अब क्या होता है, जब आप ऑयल अप्लाई करते हैं दो सरफेस के दरमियान में तो वो जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। जब वो कोल्ड वेल्ड स्मूथ हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सॉलिड फ्रिक्शन होती है ना उनके दरमियान में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब वो सॉलिड फ्रिक्शन जो कम हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, मूविंग पार्ट्स जो हैं उनकी फ्रिक्शन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये 3 जो है पैराग्राफ, जो पॉइंट्स जो है आपने इस तरीके से ही लिख देने इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका है 3.16, उसमें वो कह रहा है डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब तरीके बताएं कि फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे? ये देखिए, मेरा लेक्चर नंबर 7 है, कंप्लीट फ्रिक्शन के बारे में ही है वो, उसको आप लाजमी एक दफ़ा पढ़ें। इसमें आप तुम पैरा वे लिखेंगे बाय मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जो स्लाइडिंग सरफेस होगी उसको स्मूथ बनाना, ऑयल लगाना, उसको जो है ना थोड़ा सा सही करना। इसके बाद आप लिखेंगे बाय चेंजिंग द शेप। आप कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी अगर आप शेप इस तरह स्ट्रीम लाइन कर दें, उनकी जो इस तरह बना दें, ठीक है, जिस तरह फिश की शेप होती है, जिस तरह आपने चाइना में या जापान में जो ट्रेनें देखी होंगी उनके आगे से मुंह जो है वो नीचे की तरफ जो है ना स्ट्रीम लाइन वो होता है, झुका होता है नीचे की तरफ। उससे भी जो है एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उनकी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम की जा सकती है। इसके बाद नंबर 3 में लिखेंगे बाय रिड्यूसिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्फेस। जो ऊपर ऑब्जेक्ट होता है ना, जो स्लाइड कर रहा होता है, अगर वो हैवी है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, उसका मैस जो है वो कम करके, उसका जो वेट है वो कम करके हम क्या कर सकते हैं, फोर्स फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद 4 में आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना वो कम होती है कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रोलर बेयरिंग जो होते हैं वो लगाकर या उसको बॉल बेयरिंग लगाकर हम जो है और कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को। तो इन 4 में से आप कोई से भी 3 पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.17 है, उसमें वो पूछ रहे हैं वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम है स्लाइडिंग से? अभी थोड़ी देर पहले जो आया उसका दोबारा पूछ रहा है वो। तो अब लिखेंगे आंसर इसके अंदर नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच कॉजेस फ्रिक्शन एंड कोल्ड वेल्ड्स, दीज कोल्ड वेल्ड रेजिस्टेड सरफेस फॉर स्लाइडिंग, ठीक है, कोल्ड इन केस। अब पहला 2 जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना, उसके अंदर जो हमने पहले 2 पॉइंट्स लिखे थे वो आपने सेम पॉइंट्स लिख देने हैं कि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती। 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होते हैं दो सरफेस के दरमियान में, उनको बोलते हैं कोल्ड वेल्ड्स। और ये कोल्ड वेल्ड जो होती हैं ये रेजिस्ट करती हैं एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करने के लिए और जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। फिर आप लिखेंगे इन केस ऑफ जो रोलिंग मोशन होती है उसके अंदर जो कोल्ड वेल्ड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं देन स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। तो यही वजह होती है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कोल्ड वेल्ड्स इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन मोशन आर मच लेस देन स्लाइडिंग मोशन, दैट्स वाई रोलिंग फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन स्लाइडिंग मोशन।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.18 है, उसमें वो कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट फॉलोइंग। इनमें से जो है वो कुछ बता रहे हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें से जो पार्ट 1 है उसमें वो पूछ रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग, मतलब कि टेंशन इन स्ट्रिंग जो है वो क्या होती है। तो इसमें आप लिखेंगे, ये देखिए मेरा जो लेक्चर नंबर 5 है उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है टेंशन के बारे में। जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती है ना, वो मैंने उसके डिफरेंट जो अप्रोचेस थी वो सारी मैंने पढ़ाई हुई। आप काइंडली वहाँ जाके एक दफ़ा उसको देख लें। अब लिखेंगे टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड अलॉन्ग द एक्सिस बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग। मतलब टेंशन बेसिकली क्या, एक फोर्स है जो एक एक्सिस के इर्द गिर्द जो बॉडीज ऑब्जेक्ट जो लगे होते हैं उनके अंदर ट्रांसमिट होती है बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी की मदद से ट्रांसफर होती है। उसको क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। आपने ये लाइन जो है वो लिखनी है, ये इसकी डेफिनेशन है। देखें टेंशन बिटवीन टू बॉडीज, अब दो बॉडीज जो है वो वर्टिकली अटैच है एक दूसरे के साथ, फ्रिक्शनलेस पुली है, और एक स्ट्रिंग के जरिए वो दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडी जो है वो वर्टिकली एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो उनकी जो टेंशन होगी वो किस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। वो फार्मूला है टेंशन T इज इक्वल टू, हमारे पास होता है G ब्रैकेट के अंदर 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या है, टेंशन का फार्मूला है अगर दो ऑब्जेक्ट्स या बॉडी जो है वर्टिकली एक दूसरे के साथ अटैच हो तो। लेकिन अगर वो वर्टिकली नहीं है, एक बॉडी वर्टिकली है और एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल किसी टेबल के ऊपर फॉर एग्जांपल पड़ी हुई है, तो उसकी टेंशन जो है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। उसका फार्मूला है T इज इक्वल टू m1 m2 G डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये उसका फार्मूला। ये दोनों फार्मूला जो है मेरा लेक्चर नंबर 5 उसके अंदर मैंने ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इसके अंदर ये लिखेंगे। अब इसके बाद आ जाए पार्ट नंबर इसका जो 2 है, उसमें वो पूछ रहा है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। अब देखिए मेरा लेक्चर नंबर 7 जो है फ्रिक्शन वाला, उसके अंदर मैंने ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ाई हुई है। तो देखिए हमारे पास जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, मूव करती हैं, तो होता क्या है बेसिकली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना वो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे उनको मूव करने के लिए, स्लाइड करने के लिए आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो भी उसके साथ साथ जो है वो इंक्रीज करेगी आपकी फोर्स के। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ये एक लिमिट तक, एक सर्टन लिमिट होती है, उस लिमिट तक ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, उससे ज़्यादा नहीं करती। जब उससे क्यों नहीं करती, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव होता है ना तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो आपने अप्लाई फोर्स की होती है, ठीक है, उनके दरमियान में डिफरेंस आता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट ऊपर वाला होता है वो स्लाइड करता है, मूव करता है। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है जिस लिमिट तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट या सरफेस आपस में स्लाइड करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी जैसे जैसे आप अपनी फोर्स जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक लिमिट तक जाके रुक जाएगी, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, उस लिमिट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसको जो डिनोट करते हैं वो FS से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका 3 है, उसमें वो पूछ रहा है ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है, सिंपल सी इसकी जो डेफिनेशन है लेक्चर नंबर 7 के अंदर मैंने पढ़ाई हुई है, वो है द ब्रेकिंग फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट शोज द कार व्हेन द ड्राइवर ऑपरेट्स द ब्रेक पैडल। ठीक है, होता क्या है, ठीक है, ऐसी फोर्स होती है, ब्रेकिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो क्या करती है, किसी भी मोशन को या मोशन ऑफ द कार, बेसिकली इसमें यही कहेंगे ना ब्रेक लगाना, तो जो कार की जो मोशन होती है उसको क्या करती है, स्लो कर देती है। जब ड्राइवर ब्रेक का पैडल अप्लाई करता है तो ये फोर्स क्या करती है, गाड़ी की मोशन को स्लो कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए इसका जो पार्ट नंबर 4 है, उसमें वो पूछ रहा है स्किडिंग ऑफ व्हीकल। व्हीकल जो है वो स्किड जो होते हैं वो क्या होता है। देखिए मेरा लेक्चर नंबर 7 उसके अंदर मैंने स्किडिंग ऑफ व्हीकल जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें जो पॉइंट्स थे उसमें देखें, जो व्हील है ना गाड़ी का, कार का जो व्हील होता है, जो टायर होता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो होती है ना वो दो तरह की होती है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है वो अलोंग द रोड जो है वो मूव कर रहा है, रोड के साथ वो सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरा होता है कि वो जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी मूव कर रहा है। ठीक है, जो टायर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक तो वो सीधा मूव कर रहा होता है, सीधा जा रहा होता है, दूसरा वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में भी मूव कर रहा होता है। अब देखें जब भी ड्राइवर सडन ब्रेक अप्लाई करेगा तो जो व्हील होगा कार का वो क्या करेगा, फौरन जो टर्न कर रहा होता है ना अलोंग द एक्सिस, जो सेकंड पॉइंट होगा वो करना रुक जाएगा, अपनी टर्निंग रोक देगा। तो जैसे ही टर्निंग रोक देगा तो गाड़ी का अब क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, उसका मैस ज़्यादा है, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है, उस मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से वो गाड़ी क्या करेगी, स्किड कर जाएगी। जब वो गाड़ी स्किड करेगी तो अपना डायरेक्शनल कंट्रोल जो है वो लूज़ कर देगी। ठीक है, अब गाड़ी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, तो जैसे ही आप वो उसको ब्रेक पैडल को प्रेस करेगा तो गाड़ी का जो टर्निंग है, जो सेकंड उसकी वेलोसिटी है, कंपोनेंट है अलोंग द एक्सिस, वो क्या करेगा, रुक जाएगा। जैसे ही वो रुक जाएगा तो ड्यू टू जो है उसका लार्ज मोमेंटम गाड़ी का, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शनल कंट्रोल लूज़ कर देगा और गाड़ी क्या हो जाएगी, स्किड कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसमें वो कह रहा है सीट बेल्ट्स।
तो एक जनरल सा उसने क्वेश्चन दिया, आप इसके अंदर जो आप लिख सकते हैं। जो सीट बेल्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है, इसको सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं। ये हर गाड़ी के अंदर जो है वो लगी होती है। जिस तरह डिज़ाइन की जाती है कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो या जब भी ड्राइवर जो है वो सडन ब्रेक जो है वो प्रेस करे, ठीक है, तो आप जो है वो सडन जो है आप सामने की तरफ मूव ना करें, क्योंकि आपकी मोशन जो है वो ड्यू टू इनर्शिया सामने की तरफ हो रही होती है। तो जैसे गाड़ी रुकेगी, आप इनर्शिया की वजह से क्या करेंगे, सामने मूव करेंगे और आप जो है वो सामने शीशे से टकरा जाएंगे या किसी और चीज़ से टकरा जाएंगे। तो सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे, व्हेन द ड्राइवर एंड पैसेंजर आर ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड एज द कार, इफ द मतलब अब क्या जो आपको मैंने बताया ना कि गाड़ी जो है वो सीधी ट्रैवल कर रही है, तो ड्यू टू इनर्शिया उसके अंदर जो पैसेंजर और ड्राइवर है वो भी सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जैसे ही ड्राइवर सडन ब्रेक प्रेस करता है, अब गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन आपकी मोशन जो है वो ड्यू टू इनर्शिया सामने की डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगी। तो आप अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी होगी तो आप क्या करेंगे, सामने विंड स्क्रीन से जाकर टकराएंगे या किसी और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कार के साथ जाकर टकराएंगे और इंजर हो सकते हैं, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए सीट बेल्ट जो आपने पहनी होगी, जैसे गाड़ी को वो प्रेस करेगा, पैडल ब्रेक को प्रेस करेगा ड्राइवर, तो गाड़ी रुकेगी और सीट बेल्ट की वजह से आपकी जो मोशन है टुवर्ड्स जो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो आपकी डायरेक्शन भी उस सीट बेल्ट की वजह से रुक जाएगी और आप जो है वो इंजर्ड होने से बच जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 है, उसमें वो पूछ रहा है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों बनाई जाती है, ये भी मैंने लेक्चर नंबर 8 के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन किया। तो देखें यहाँ पे हमारे पास हम जब भी गाड़ी जो होती है वो कर्व्ड पाथ के ऊपर जब टर्न लेती है, ठीक है, तो गाड़ी को जो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है टुवर्ड्स जो एक्ट करके होती है सेंटर के ऊपर, ताकि वो गाड़ी जो है वो टर्न ना करे, गिरे नहीं, ठीक, उल्टे नहीं। तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है उसको कौन प्रोवाइड करता है, वो गाड़ी की जो टायर और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है ना, वो फ्रिक्शन उनको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन आप देखिए फॉर एग्जांपल जो रोड है वो वेट है, बारिश हुई है या किसी और तरीके से वो जो रोड है वो वेट है, ठीक है, अब रोड वेट है तो अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उसको इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सके, तो गाड़ी क्या करेगी, स्किड कर जाएगी, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए, स्किड से गाड़ी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, जो उसके रोड के बाहर वाले एज होते हैं उनको थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, थोड़ा रेज कर दिया जाता है। जब उनको रेज कर दिया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स गाड़ी को चाहिए होती है जो उसको रोड और टायर के फ्रिक्शन की वजह से मिलती है। अब क्योंकि रोड वेट है लेकिन वो कर्व जो पाथ है उसका जो आउटर एज है वो थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि गाड़ी का जो वेट होता है ना वो जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और जो बाहर वाली साइड होती है वो ऊपर की तरफ रेज की होती है, उसकी वजह से उसको इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है और गाड़ी जो है वो स्किड नहीं होती और उसका जो है वो डेंजर खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका 7 है, उसमें वो कह रहा है क्रीम सेपरेटर। जो क्रीम सेपरेटर एक मशीन होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, वो क्या होती है, इसमें बेसिकली ये देखें वही लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाके मजीद जो है वो देख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप जब दूध होता है आपके पास, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, उस डिवाइस के अंदर वो एक छोटी सी मशीन होता है, उसको बोलते हैं क्रीम सेपरेटर, उसके अंदर डालते हैं और वो हाई स्पीड के साथ वो स्पिन करती है। जब हाई स्पीड के साथ जब स्पिन करती है, उसकी मोशन होती है, तो होता क्या है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्किम्ड मिल्क होता है वो क्या करता है, उसके आउटर एज के ऊपर आ जाता है, लेकिन जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो क्रीम होती है, वो उसके जो एक्सेस होता है, जो मूव कर रहा होता है, उसके करीब आ जाती है और वहाँ से उनको क्या किया जाता है, सेपरेट कर लीजिए जाता है दोनों को। बेसिकली क्रीम सेपरेटर यूज़ होता है हमारे जो मिल्क और जो क्रीम है ना उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3.19। इसमें वो कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर्स। क्या होगा अगर सारी फ्रिक्शन जो है वो सडनली डिसअपीयर हो जाए। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे फ्रिक्शन स्टॉप्स थिंग्स फ्रॉम स्लाइडिंग अपार्ट। फ्रिक्शन आप पहले लिखेंगे फ्रिक्शन का पर्पज़ क्या है, तो आप लिखेंगे फ्रिक्शन बेसिकली क्या करती है, फ्रिक्शन जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो जब वो एक दूसरे से दूर होते हैं, स्लाइड करते हैं, उसको उन दोनों को जो है एक दूसरे से अलग होने से रोकती है, ठीक है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होती तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। या वो स्लाइड करेंगे तो लोअर पॉइंट की तरफ जो है वो चले जाएंगे, स्लाइड करके नीचे चले जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम नीचे जितने जा सकते हैं उतने चले जाएंगे। तो वी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, हम ना खड़े हो सकेंगे, ना हम जो है हमारा हाथ जो है वो ग्रिप कर सकेगा, ना हमारे नेल जो है दीवार के साथ फिक्स हो सकेंगे, ना हम जो है वो अपने आप को रोक सकेंगे किसी चीज़, मतलब चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, रुकना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम कंटिन्यूसली स्लिप होते रहेंगे ज़मीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, तो ये सारे जो हैं वो फ्रिक्शन के बगैर जो है मुमकिन नहीं है। तो आप लिखेंगे विद नो फ्रिक्शन द ओनली पॉसिबल मूवमेंट वुड बी फॉलोइंग टू अ लोअर पॉइंट अंडर ग्रेविटी। आप फ्रिक्शन नहीं होगी तो पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकती है, सारे के सारे लोग, सारी चीज़ें जो हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ फॉल करेंगी, लोअर पॉइंट जो भी होगा उधर मूव करेंगी, ठीक है, मैक्सिमम लोअर पॉइंट जो होगा वहाँ पे जो है वो मूव करेंगी। तो ये 3 पॉइंट आप इसके अंदर जो है वो लिख दें।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3.20 है, इसमें वो कह रहा है वाई स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड। तो इसके आप आंसर में लिखेंगे। देखें ये जो है इसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 8 जहाँ पे क्रीम सेपरेटर था वहाँ पे मैंने ये भी पढ़ाया हुआ था, जहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड था, यहाँ वहाँ पे मैंने ये सारा जो है वो सेंटीमीटर फोर्स वाला मेरा लेक्चर नंबर 8 उसमें मैंने पढ़ाया था। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अब जो वॉशिंग मशीन होती हैं ना उनके अंदर जो ड्रायर लगा होता है, जो ड्रम लगा होता है उसके अंदर होल होते हैं, उसको बोलते हैं परफोरेटेड वॉल उसके अंदर लगी होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं। अब क्या करते हैं जब वो ड्रायर जो है वो हाई स्पीड के ऊपर स्पिन करता है, ठीक है, उससे क्या होता है उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फोर्स होते हैं बाहर की तरफ, वो जो होल्स बने होते हैं उनके अंदर से जो वाटर के वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे, जो कपड़ों के अंदर वाटर होता है ना, वो जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या करेंगे उन होल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे वहाँ से एस्केप कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि लेस सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है, रेडियस से दूर मूव, सेंटर ऑफ जो सेंटर होता है ना सर्कल का उससे दूर मूव करता है। तो जब वो स्पिन करेगा हाई स्पीड के ऊपर, ठीक है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होंगे पानी के वो क्या करेंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर कम हो जाएगी तो वो बाहर की तरफ मूव करेंगे और होल से जो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।